हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम करेंगे 5 जनवरी 2022 में सीडीपी में जो प्रश्न पूछे गए थे उन 30 प्रश्नों को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है अभिकथन यानी कि असर्शन और कारण यानी कि रीजन से। असर्शन क्या कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। देखिए ध्यान से पकड़िए शब्द को, पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को नहीं। डेवलपमेंट जो है, विकास जो है, दो चीज़ पे निर्भर करती है मुख्यतः। पहला तो आनुवांशिकता पे, दूसरा पर्यावरणीय कारकों पे यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि पूरी तरह से आनुवांशिक बनावट ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि पर्यावरणीय कारक भी जिम्मेदार है। कारण देखिए, रीजन क्या दे रहा है? बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। नहीं, बच्चों के शारीरिक विकास हो या किसी भी तरह का विकास हो, मानसिक विकास हो, के लिए वंशानुगत तो कारक होते ही हैं, साथ ही साथ कौन होते हैं? पर्यावरणीय कारक भी होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसने क्या कहा है कि सिर्फ वंशानुगत कारक ही बोल दिया है, उत्तरदायी होते हैं। तो ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि असर्शन और रीजन दोनों गलत है? तो देखिए आप ऑप्शन डी को देखिए। ऑप्शन डी में ए और आर दोनों गलत है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? देखिए सूक्ष्म कौशल एक होता है लघु कौशल, स्थूल कौशल। उसमें क्या होता है ना, जैसे कि बड़े बड़े चीज़ों का यूज होता है। दौड़ने में हम पैर का यूज करते हैं, वो सूक्ष्म नहीं हुआ, वो स्थूल हो गया, वो बड़ा कौशल हो गया। चलने में हम पैर का करते हैं, कूदने में पूरा देह का करते हैं। लेकिन जब हम घसीट कर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने छोटे छोटे उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या हो गया? सूक्ष्म कौशल का एग्जाम्पल हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, घसीट कर लिखना सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा? देखिए मध्य बाल अवस्था में कौन सा बच्चा होगा? एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है। कोई नियम है, उसका क्या अर्थ है, उसकी समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। और वो क्या कर सकता है? नियमों के अर्थ को समझने के बाद वो उस पर तर्क कर सकता है। ये कौन से अवस्था के बच्चे कर सकते हैं? मध्य बाल अवस्था के बच्चे कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिल्मों और विज्ञापनों से, फिल्मों और एडवर्टाइजमेंट से, विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर, क्या व्यवहार के जो जेंडर होते हैं, उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त, जो जेंडर का व्यवहार में क्या था, जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था, मीडिया संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह समाजीकरण की मीडिया संस्था के रूप में द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। यह समाजीकरण की डैश संस्था, कौन सी संस्था? मीडिया संस्था के रूप में डैश की भूमिका, किसकी भूमिका? द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? पूर्व संज्ञात्मक अवस्था जो है, इसमें संज्ञानात्मक क्षमता जो आती है कौन सी? इसमें लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। जैसे कि अगर बच्चे को आपके बाइक का चाबी दिख गया और उसे लेना है तो उसका लक्ष्य हो जाएगा और वो उसे लेकर मानेगा। ये कौन से अवस्था में होता है? पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में संज्ञात्मक क्षमता आती है। कैसी संज्ञात्मक क्षमता? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। आंसर बी। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश क्या होना चाहिए? गतिशील और डैश होना बहुत जरूरी है। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है।
खड़ूस अगर रहेंगे तो बच्चे की शिक्षा उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। बच्चों को समझना पड़ेगा, हमें बच्चों के अकॉर्डिंग गतिशील बनना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा और लचीलापन भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन हमें ढलना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक को डैश और डैश होना बहुत ज़रूरी है, गतिशील और लचीला होना बहुत ज़रूरी है। ये लेव वाइगोस्की के विचार में क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोस्की साहब ने किसको तवज्जो दिया है? समाज को, भाषा को, जेडपीडी को, स्केप फोल्डिंग को। 4 बात याद रख लीजिए, सीटेट में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेव वाइगोस्की के विचार में इन्होंने किसको तवज्जो दिया है? भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। इसने देखो क्या कहा कि भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। इन्होंने किसको वैल्यू दिया कि भाषा को, कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। और इन्होंने क्या समाज को वैल्यू दिया है, जेडपीडी को दिया है और स्केप फोल्डिंग को दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताया लेव वाइगोस्की के बारे में, अगर वो आपको याद होगा तो आप 8वां क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? कौन सा? अभी क्या बोला था मैंने आपको कि कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक उपकरण, और सामाजिक भाषा अगर रहता तो भाषा भी दे सकते थे, जेडपीडी होता तो जेडपीडी दे सकते थे, स्केप फोल्डिंग होता तो उसको भी टिक करते। पुरस्कार गलत बात, संतुलन गलत बात। तो कौन सा ऑप्शन है जहां पे 1 और 2 है? तो ऑप्शन सी में है, आंसर होगा सी। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लासरूम होते हैं उसमें लर्निंग कैसे होता है? उसमें क्या होता है ना, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। मतलब उसमें शिक्षक और छात्रों दोनों का क्या है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है। दोनों एक्टिव रूप में पार्टिसिपेट होकर के एक साथ मिलजुल करके लर्निंग करते हैं और शिक्षक बच्चों को सिखाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत किसके? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है? दूसरों के जो इरादे होते हैं उसकी क्या करता है? उपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करता है। जैसे कि देखिए क्या सोचता है कि कुछ गलत करेंगे तो क्या होगा, हमको सजा मिलेगी, होमवर्क नहीं करके आएंगे तो क्या होगा कि हमको सजा मिलेगी। तो कौन सा अवस्था हो जाएगा? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। कैसा? अगर कोई भी व्यक्ति अपनी सोच को जो व्यक्त करते हैं, धारा प्रवाह करते हैं और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता उसमें है, तो उसमें कैसी बुद्धि है? भाषाई बुद्धि की विशेषता उसमें है। आंसर क्या होगा? 1। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों, मान लीजिए कि क्या होता है कि कक्षा में व्यक्तिगत मतभेद होता है, को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? हमसे पूछा है कि प्रभावी नहीं है। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है? छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करे। तो हमें क्या कि व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, लड़के लड़की गुड़िया से खेलती है। ये क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि, देखिए सीखने के आकलन ये कब किया जाएगा? जब हम सीख लिए तो लास्ट में किया जाएगा, ठीक है, समेटिव हो गया ये। लेकिन जब हम सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? फॉर्मेटिव, मतलब काम चल रहा है उसके दौरान हम आकलन कर रहे हैं कि सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं। सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो
शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। क्या करें कि शिक्षण जो है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको दैनिक प्रक्रिया में क्या करें, आकलन को शामिल करें, यानी कि फॉर्मेटिव टेस्ट लेते रहे, छोटा छोटा बात सब उसमें डिस्कस करते रहे और इम्प्रूवमेंट लाते रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? किस तरह के प्रश्न पूछकर ऐसा क्या पूछे कि बच्चों में क्या हो, क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो। देखिए, अगर उससे हम पूछेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, इससे कोई क्रिटिकल थिंकिंग उसका डेवलप नहीं होगा। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये रट्टा वाला क्वेश्चन हो गया। पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, ये याद करने वाला प्रश्न हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग उसको डेवलप करना है तो क्या करना है उनको, बीजों को अंकुरन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। जब वो बीजों को अंकुरन के लिए हवा की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्या करेगा, वो एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करेगा, तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक जो है सोच डेवलप होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक समावेशी व्यवस्था में, एक ऐसा व्यवस्था जहाँ पे सबका हक हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जिस तरह समावेशी शिक्षा होता है ना, समावेशी कक्षा होता है, उसी तरह समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, यथोचित संयोजन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। किसके किसके, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है, तो स्कूल छात्र की ज़रूरतों के हिसाब से क्या करता है, संयोजन करता है। वो छात्र जिन्हें डैश है और उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वो छात्र जिन्हें क्या है, पठन वैकल्य है, क्या है, पठन वैकल्य है, उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, पढ़ने का अगर प्रॉब्लम है तो पठन वैकल्प हो जाएगा, ठीक है। अगर राइटिंग का है तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। इसी तरह से और भी होते हैं। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को, ऐसे शिक्षार्थी जो कि क्या है, सुविधाहीन है, उनके पास व्यवस्था नहीं है और वो वंचित समूह से आते हैं, को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। जब सभी छात्रों में अपनेपन की भावना का बढ़ावा देंगे तो क्या करेंगे, वो अपने जो सुविधा की चीज़ें होती हैं एक दूसरे से शेयर करेंगे, इस हिसाब से सबका डेवलपमेंट हो पाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। विविध आवश्यकताओं मतलब अलग अलग आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। ऐसे मतलब कि शिक्षार्थी वाले कक्षा जहाँ की विविध आवश्यकता हो, बहुत तरह की आवश्यकता हो, वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए पूछा है, के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। छात्रों या शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िवादिता, हमें रूढ़िवादिता वाले चीज़ों को नहीं डिस्कस करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में, जैसे कि जो भी क्या है दिव्यांग छात्र हैं, चाहे पैर से हो दिव्यांग, चाहे आँख से, जैसे भी हो, के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसको NEP 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। तो आंसर क्या होगा, सी। बच्चे किस तरह सीखते हैं? तो बच्चे पढ़कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं और क्या, क्रिया करके सीखते हैं। तो कौन से ऑप्शन है जिसमें चारों के चारों हैं? तो डी ऑप्शन, 1 2 3 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर यार। फिर क्वेश्चन आ गया एसर्शन एवं रीजन का। एसर्शन मतलब अभिकथन। अभिकथन क्या कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। बिल्कुल, विद्यार्थी जो भी अधिगम कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसको कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या कह रहा है कि कारण अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थी को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बिल्कुल, रीजन भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा,
ऐसा ढूंढिए जो ए भी सही है और आर भी सही है। तो ए भी सही है और आर भी सही है ऑप्शन ए में, और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हो। क्या होना चाहिए? सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, ऐसे गतिविधियों को हमें बढ़ावा देना चाहिए। स्पष्ट, अस्पष्ट, गलत। स्पष्ट होना चाहिए तब चलेगा। अत्यंत जटिल नहीं, सरल होना चाहिए। अर्थहीन नहीं, अर्थ होना चाहिए। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से क्या हो? उपयुक्त हो। आंसर हो जाएगा बी। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। कैसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए? जो डैश को बढ़ावा दे, जो अपसारी सोच को बढ़ावा दे। निराशा को बढ़ावा दे नहीं, बिल्कुल गलत, निराशा नहीं होनी चाहिए। अभिसारी, क्या मात्र रटन को नहीं, इसको भी बढ़ावा नहीं देना है। अभिसारी सोच को नहीं, अभिसारी उत्तर को नहीं, हमें क्या होना चाहिए ना? अपसारी सोच को देना चाहिए। अपसारी से क्या होना कि दिमाग डेवलप होगा, चारों तरह की बात सोच पाएंगे, ब्रॉड थिंकिंग होगा। तो गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दे, जो अपसारी सोच को बढ़ावा दे। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार, किसके अनुसार? समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। सीखना कैसे सामाजिक गतिविधि है? हम बहुत सारी चीज़ अपने समाज में रह करके सीखते हैं, इसलिए क्या कहा है कि सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। 26 नंबर क्वेश्चन फिर असर्शन और रीजन का है, अभिकथन और कारण का। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि असर्शन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। समस्या समाधान रणनीति क्या होता है? मान लीजिए कि बच्चों को कुछ समस्या है, उसका हमको समाधान करना है, ऐसे रणनीति बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही चीज़ है। इसका कारण देखिए, रीजन क्या कह रहा है? समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती है। क्या चीज़ करती है? अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। ये भी क्या हो गया? रीजन भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें असर्शन और रीजन दोनों सही है? असर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन सही व्याख्या करता है असर्शन की, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। क्या है? पहचानना महत्वपूर्ण है। छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। आंसर बी हो जाएगा। छात्रों में भय का भाव, जब छात्रों में क्या होगा? भय का भाव होगा, तो अधिगम के लिए क्या होगा? वो हानिकारक होगा। जब बच्चों में भय आएगा तो अधिगम उसका क्या होगा? हानिकारक होगा अधिगम के लिए, वो अच्छे से अधिगम नहीं कर पाएगा। आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? कौन सा विकल्प है जो छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? तो योग्यता की चाह, जिस बच्चों में योग्यता की चाह होगी वो क्या करेगा? महारत हासिल करने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित क्यों होगा? जिसमें योग्यता की चाह होगी। आंसर ए हो जाएगा। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, अर्थपूर्ण मतलब इफेक्टिव लर्निंग को सुसाध्य करने के लिए, सिस्टमेटिक करने के लिए, समझने के लिए एक शिक्षिका को क्या करनी चाहिए? एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? संप्रतियों की समझ को महत्व देना चाहिए। उसको रटने में नहीं ध्यान लगवाना चाहिए बच्चों को, जबकि कंसेप्ट सिखाने में क्या करना चाहिए? कंसेप्ट, संप्रतियों की समझ को महत्व देने में क्या करना चाहिए? देना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? डी। दोस्तों, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप क्या कर सकते हो? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, CTET, ये रहा आंसर की। आप इससे मैच भी कर सकते हो। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।